नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात होगी रेपो रेट पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट 5.90 से बढ़कर 6.25 हो गया। आरबीआई के इस कदम से आम आदमी को जोर का झटका लगा है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन समेत सभी लोन महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शक्तिकांत दास का कहना है कि आने वाली तिमाही में महंगाई में और कमी देखने को मिलेगी। इस वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने 5वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। खबर देखते फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना है कि महंगाई पर काबू पाना जरूरी है। लिहाजा कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया। अभी तक रेपो रेट 5.90 था, जिसे 35 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया। बैंक इस साल मई महीने से मुद्रास्फीति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के तहत लगातार 5वीं बार ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। Headline inflation is moderating, and in fact, with regard to inflation, I would like to say that the worst of inflation is behind us. I think this point needs to be taken note of. The worst of inflation is behind us. Globally also, the same trend is visible with the moderation in commodity prices, crude oil prices, and several other prices. रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को जिस ब्याज दर पर अल्पकालिक उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वहीं 1 बेसिक पॉइंट का मतलब है कि 1% पॉइंट का 100वां हिस्सा। रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर होम लोन और अन्य लोन लेने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि बैंक जब आरबीआई से बड़ी दर पर पैसा उधार लेंगे तो वो पब्लिक को उसे कुछ बढ़ाकर ही ऑफर करेंगे। जाहिर है कि बढ़ी हुई ब्याज दरों का बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और होम लोन समेत हर तरह के कर्ज की ईएमआई बढ़ जाएगी। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है। While inflation is moderating and while we recognize and we state that the worst of inflation is behind us, but there is no room for complacency. We have to be extremely watchful and we'll have to be nimble in our actions. We have to watchful and we have to act should it become necessary. So therefore, I said that the battle against inflation is not over because there is no room for complacency. But let me reiterate again, the worst of inflation is behind us. सवाल ये है कि आरबीआई ने मई में 190 बीपी रेपो रेट बढ़ाने के बाद आज 5वीं बार 7 दिसंबर को दरों में फिर से बढ़ोतरी क्यों की? जानकारों का मानना है कि अभी तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। महंगाई को उसके टारगेट लेवल पर वापस लाने के लिए आरबीआई पर बहुत ज्यादा दबाव है और जब शक्तिकांत दास कहते हैं कि हम महंगाई पर अर्जुन की तरह नजर रखेंगे तो जाहिर होता है कि फरवरी 2023 में एक बार फिर 25 से 35 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आरबीआई के मुताबिक पहले के मुकाबले रेपो रेट में कम बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई गवर्नर दावा कर रहे हैं कि महंगाई दर अक्टूबर में 6.77% रही है, जो पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। उनका ये भी कहना है कि अभी तक पॉलिसी रेट में 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी हुआ करती थी, लेकिन महंगाई दर में कमी की वजह से सिर्फ 35 बीपी बढ़ाई गई है। रिजर्व बैंक इन दरों को सिर्फ महंगाई और ग्रोथ में संतुलन की कोशिश बता रहा है। कांग्रेस ने महंगाई पर काबू पाने में नाकामी के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी साहब जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं आप तमाम संसदीय परंपराओं को पूरी तरह से खंडित किया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और तमाम तरह की संसदीय कमेटियां बनना बंद हो गई हैं और बड़े बड़े बिल बिना संसद में डिस्कशन आप ही लोग लेकर आए हैं। लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे 3 बार ऑर्डिनेंस आया है और बाद चाहे 3 काले कानून हो और नोटबंदी जैसा अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला कदम हो, आपने कभी संसद नहीं की और बिना संसद आपने किसी भी तरह की चर्चाएं के तमाम बिलों को वॉइस वोट से क्लियर कराया है। आपने संसदीय प्रणालियों को तोड़ा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलापन की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि जब
दुनिया के देश मंदी के शिकार हो रहे हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नजर आ रही है। यह अलग बात है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7 से घटाकर 6.8 कर दिया गया है, लेकिन आम जनता की उम्मीदें रिजर्व बैंक की उम्मीदों पर टिकी हैं। और उम्मीदों का क्या है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस चर्चा में 3 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। आकाश जी, कामयाब सरकार की नाकामयाबी की ओर इशारा कर रहा है या कुछ और है? ये इसको कैसे देखा जाए? आज की तारीख में ग्लोबली सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच इज रिजन थ्रूआउट द वर्ल्ड। आज की तारीख में यूएस ने बहुत बार किया है, इंटरेस्ट बढ़ाए हैं इन्फ्लेशन को काबू कर। आज जो इन्फ्लेशन है समझना पड़ेगा किस वजह से। उसके लिए यहाँ अपनी सरकार को यहाँ दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा है तो वह रशिया यूक्रेन है। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से यूएस जैसी इकोनॉमी 9% इन्फ्लेशन का साधन यूरोपियन इकोनॉमी बहुत रही है। इंग्लैंड यानी यूके तो रिसेशन जो है क्या है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। आकाश जी, थोड़ा सा आवाज, चूंकि आपके शब्द क्लियर नहीं पहुंच पा रहे तो शायद ना मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, जनता भी नहीं समझ पाएगी। हम उसको साउंड को आपको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तब तक चंद्रेश के पास जाते हैं। चंद्रेश, किस तरह से देखते हैं रेपो रेट में बढ़ोतरी को? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई समय समय पर फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है, लेकिन इस बार जो रेपो रेट लेकर आरबीआई है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि किस आधार पर, किस तरीके पर, कौन इकोनॉमिस्ट है जो इस तरह की पॉलिसी बनाने का कार्य कर रहा है और किस परिस्थिति में बना रहा है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है और बैंक इस भार को अपने ऊपर नहीं रखते, वो सीधे अपने कस्टमर पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका जो भार होगा सीधे ईएमआई बढ़ जाएगी, अब ब्याज लोन आपके महंगे हो जाएंगे। एक तो ये सामान्य बात है। आरबीआई के गवर्नर ने जो दलीलें दी हैं वो मुझे काफी आश्चर्यचकित कर रही है। उन्होंने कहा कि वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाए हैं, जिससे महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। एक साल में 5 बार उन्होंने रेपो रेट बढ़ाए। पहली बार 0.4%, फिर 0.50%, फिर 0.50%, फिर 0.50%, फिर 0.35% बढ़ाया। एक साल के अंदर लगभग 2% से भी अधिक इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो पिछले एक साल में इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए जब पिछले रेपो रेट्स को बढ़ाए? तो असल में आरबीआई समझ नहीं पा रही है कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। देश के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो नोटबंदी के बाद तो ऐसे ही सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल है। सप्लाई ऑफ मनी है कहाँ? लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो मनी का सप्लाई कहाँ से होगा? और जो डिमांड बढ़ा है मार्केट में, ये बता रहे हैं मार्केट में डिमांड है ही नहीं है। सप्लाई ऑफ कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे? डिमांड हो तब तो रेपो रेट की कोई भूमिका है। यहाँ डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, लाखों लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, नए रोजगार के सृजन हो नहीं पा रहे हैं, विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर देश में जो महंगाई दिख रही है वो गलत नोटबंदी और जीएसटी के कारण है। इसलिए आरबीआई को अपने फिस्कल पॉलिसी में इस तरह के चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है आकाश जी, चंद्र जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं आकाश जी से, फिर हम वैभव के पास जाते हैं। आकाश जिंदल जी, वो कह रहे हैं कि जब डिमांड ही नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, आदमी के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, कैसे कंट्रोल होंगी चीजें? आप कह रहे हैं कि जो कदम है वो ठीक ठाक उठाया गया। सबसे पहले इस चीज को मैं नहीं मानता नहीं है। जीएसटी और चलिए, आपकी आवाज अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर से उसको सही करवाने की। वैभव जी, आपने चंद्रेश जी को सुना, अलर्ट मोड पर आ जाइए क्योंकि अब आपसे ही सवाल किए जा रहे हैं। सरकार कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, सरकार, जनता का समर्थन भी मिल रहा है सरकार को, लेकिन बोझ जनता का कम नहीं हो रहा।
बोझ सारा जनता के ऊपर जा रहा है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं शायद आप लोग। अरे भाई साहब एक बात बताइए, महंगाई के क्या मायने हैं? मतलब आकाश भाई बोलते हैं, आकाश भाई को वैसे मेरा सप्रेम नमस्कार, बहुत दिनों बाद आज हम साथ बैठे हैं मुकालात करने के लिए, और चंद्रेश भाई तो अपने मित्र हैं, है ना। तो ऐसा है कि नहीं, मैं राजनीतिक पहलू पे गलत बोल गया, मैं आकाश भाई भी मित्र हैं लेकिन बहुत दिनों बाद बैठे, है ना। तो मैं आपको बताऊं महंगाई के क्या मायने हैं। हाँ, महंगाई के क्या मायने हैं? महंगाई के मायने बड़े सिंपल होते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट हायर किया तो क्या होगा? डिपॉजिट रेट्स कम हो जाएंगे। रेपो रेट नीचे आएगा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया तो डिपॉजिट रेट हाइक होंगे। आरबीआई ने अगर रेपो रेट नीचे किया तो डिपॉजिट रेट्स ऊपर जाएंगे, डिपॉजिट रेट्स नीचे आएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं, लिक्विडिटी रेशो कैसे मेंटेन करेंगे। तो उस पे क्या है ना, राजनीतिक रूप से काम नहीं कर सकते अपन। अब चंद्रेश भाई ने फटाक से कमेंट कर दिया, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस, अब मैं पूछूं कांग्रेस के राजकुमार कहाँ है पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए? वो तो भारत तोड़ो यात्रा हो फिर फिसल गया। यार रविंद्र जी, आप ना मेरे को टोकते नहीं है जब भी मैं फिसलता हूँ। मैं आपको टोक रहा हूँ, आपके सारे राजकुमार फेल हो गए एमसीडी चुनाव में, है ना। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजकुमार फेल नहीं हुए, जहाँ जहाँ राजकुमार गए थे वहाँ पे सब पास हो गए, जहाँ नहीं गए थे वहाँ फेल हो गए। चलिए ठीक है, आप मुद्दे से हट जाएंगे, अब यहाँ आ जाइए। हाँ, मुद्दे आप भारत भारत जोड़ो में बार बार चले जाते हैं, काफी प्रभावित कर रही है आपको। हाँ, इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को इधर उधर नहीं होना, अपने को सादी बात रखनी है कि अपने को ये समझना पड़ेगा कि राजकुमार पार्लियामेंट तो अटेंड करते नहीं है, तो डिबेट कैसे हो? और जहां तक बिल्स पास होते हैं, डिस्कशन पास होते हैं, उनके पार्लियामेंट के पॉइंट्स होते हैं, वो सारे अपने वैलिड है। आपको कोई दिक्कत है, आपको 0 आवर में उठाओ, आप प्राइवेट मेंबर बिल लाओ, आप मेंबर बिल लाओ, आप पार्टी बिल लाओ, आपको कौन रोक रहा है? अगर कांग्रेस के हाथ बंधे हुए हैं तो भाई साहब मेरे पास आ जाओ, रणदीप सिंह सुरजेवाला को बोल दो, खड़गे जी को बोल दो, मैं बात कर लेता हूँ। 9 तारीख को मिलूंगा उनसे मैं यहाँ पे मेरिडियन में, तो मैं बोल दूं चंद्रेश जी की तरफ से। तो ऑर्डिनेंस बिल पे चर्चा हुई थी, चंद्रेश जी बिल पास करने के लिए, बिल प्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट के लिए। जितने बिल आए उस पर चर्चा हो, तो चर्चा कहाँ होती है? कितने बिलों पर चर्चा हो गई? बिल तो ऐसे ही पास करा लिए जाते हैं, वो तो बिलों की बात है ना, बिल किस तरह से पास कराए जाते हैं। जनता का प्यार है, जनता का प्यार है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दी, हमने तो बनाई नहीं, राजनीतिज्ञों ने तो बनाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, जनता के प्यार से बनाई। पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के 2 मिनट की बात में 13 बार जुबान फिसल गए। ये इनकी आर्थिक नीति है। नहीं, शुरुआत नहीं फिसल गई वैभव जी, तो भैया महंगाई कंट्रोल होने वाला नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस आर्थिक नीतियों को बनाने की जरूरत है। हमने कहा था कि ये जीएसटी और ये गलत नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था के कमर को तोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं चंद्रेश जी, जवाब चंद्रेश जी और भारत जोड़ो जवाब दे रहे हैं चंद्रेश जी, यात्रा कह के चंद्रेश जी जवाब का काम मत करिए। चंद्रेश जी जवाब सुन लेते हैं, चंद्रेश जी जवाब सुन लीजिए, समय जाया होगा। चंद्रेश जी, वैभव जी आप बोलिए। तो रविंद्र भाई मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ, मैं तो फिसल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिसलते ज्यादा हैं, सूखे में फिसल जाते हैं। नहीं, वो बताइए, पिछले 4-5 दिनों में जरा इधर उधर होने की जरा आदत पड़ी है, वो वीडियो देख रहा हूँ ना मैं आजकल, वो इधर उधर होने वाला, तो वो इसलिए थोड़ा हो जाता है। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे। ठीक, अब काम की बात कर लें। मुद्दे की बात ये है कि रेपो रेट पे चेंजेस तब होते हैं जब आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, लिक्विडिटी बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल लिक्विडिटी विद इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है, रेपो रेट बढ़ने से जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स होते हैं और जो प्राइवेट डिपॉजिट रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब प्राइवेट डिपॉजिट रेट आज की तारीख में सीनियर सिटीजन को 8.25% तक मिल रहा है, ठीक है, 8.25% सालाना, जो कि हम बहुत कम सुनने में आता है। तो वहां पे पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, और इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वहां से उठा के उसको इंस्टीट्यूशनल मार्केट डेवलपमेंट में लगा देता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो रेपो रेट को आप कंट्रोल और आप इंक्रीज डिक्रीज तब करते हैं जब आपको मार्केट लिक्विडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज करना हो टू इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटी। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस इंक्रीज होता है कैपिटल से, कैपिटल इंक्रीज होता है एक लिमिटेड अमाउंट है, उसी को रोटेट करने से। तो वो रोटेशन कैसे आएगा? तो इसमें इतनी महंगाई और उतना नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर राजनीति नहीं है। अभी 100 रुपए लीटर, नहीं, कहीं राजनीति है ही नहीं सर। आदमी की आमदनी 100 रुपए है, नहीं, आमदनी 100 रुपए नहीं है, खर्चा रुपया,
हर जगह के तो दाम बढ़ गए हैं, उस पर भी अब ईएमआई भी ज्यादा भरनी पड़ेगी, उसको होम लोन भी महंगा हो जाएगा, बाकी कर्ज भी महंगे हो जाएंगे। रविंद्र भाई ये सन 40 और 50 के दशक की बातें हैं। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आज भी है ना सर, ये तो कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। किसी आदमी की सैलरी बढ़ गई हो, बहुतों की पेंशन रोक दी गई, और ऐसे में फिर महंगाई का बूस्टर डोज। किसने पेंशन रोकी? केंद्र सरकार ने तो किसी की पेंशन नहीं रोकी। दिल्ली सरकार ने तो पेंशन सेस लगाया हुआ है बिजली के बिल पे, उसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं ठीक है, आकाश जी से जवाब देते हैं। क्यों लगाया आकाश जी? 7%। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपकी बात कंप्लीट कर दूं। तो उसमें क्या होता है, जब इंक्रीज एक्टिविटी होती है इंस्टीट्यूशन पे तो मार्केट इंक्रीज होता है। यदि पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो आपको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल पे इस समय सब्सिडी नहीं है, और हमें 50 रुपए लीटर इसलिए आदत पड़ी हुई थी क्योंकि सब्सिडी थी उस पे। यानी 2 बार टैक्स पे करना था। आज की तारीख में एक ही बार टैक्स पे कर रहे हैं, हम हमारा इनकम टैक्स पे। ठीक है, चंद्र जी चलिए बात रखें। ठीक, चंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर जाते हैं। मैं 2 बात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं है, आमदनी 0 और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने अभी पेट्रोल की बात की। आप बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में एट प्रेजेंट टाइम पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं कि नहीं हुए? कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बाद भी वर्तमान में भारत सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब कौन देगा? महंगाई कहाँ से है ये सरकार नहीं समझ रही है। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई है। रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल नहीं होनी है, और होनी होती तो पिछले साल में 5 बार रेपो रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करने में असमर्थ रहे हैं। ठीक है आकाश जी, ये आरबीआई की मजबूरी है, लेकिन जनता के लिए क्या है? मौका दिया जाए और मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, क्योंकि 20 मिनट से मुझे वेट कराया गया है। नहीं, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए अभी मेरी आवाज पहुंच रही है मेरे जी बिल्कुल साफ आ रही है। क्योंकि अगर आप जैसे आप बात रखेंगे, क्योंकि आपका अनुभव हमें साझा करने का मौका मिलता है और वो स्पष्ट नहीं पहुंच पाए तो दिक्कत होगी, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा रोका था। जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आज महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया है। और महंगाई ज्यादा क्यों है? महंगाई ज्यादा जिस रीजन से है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी कोई रोल नहीं है। महंगाई आज बढ़ी हुई है तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, और ये महंगाई हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी हुई, सारी दुनिया में बढ़ी हुई है। ठीक है, अमेरिका जैसी इकोनॉमी जहां महंगाई का पिछले 40 साल से नामो निशान नहीं था, वहां महंगाई 9% से ऊपर तक पहुंच गई थी। और अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेड को भी बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ानी पड़ी। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जर्मनी, यूके यानी ब्रिटेन और यूरोप की बहुत सी इकोनॉमी में भी महंगाई बढ़ी हुई है। क्योंकि हुआ क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कई चीजों की सप्लाई डिसरप्ट हो गई है। आज की तारीख में दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड है, तो जब इतनी बड़ी वॉर होती है बहुत सी सप्लाईज इम्पैक्ट हो गई हैं, बहुत सी चीजें समय पे नहीं पहुंच पाई हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। जहां तक रहा इस सरकार का कि आज की सरकार कैसा काम कर रही है, रेपो रेट पे आने से पहले बता दूं, आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.3% के करीब है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in की रिसर्च बता रही है 2023 में, और सिर्फ आकाशदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसी बता रहे हैं, जहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आपको आज 6.3% दिख रही है, दुनिया की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2.5% एक्सपेक्टेड है। यानी दुनिया से करीब 2.5 गुना तेजी से हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, उन्होंने 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ माइनस में दिखाई है। ठीक, चाइना वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी 1 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ दिखाई है महज 0.4%। ठीक है, यूरो एरिया 2023 में जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है %0.5%। जर्मनी और यूके की 2023 में एक्सपेक्टेड है -0.6%। तो आज जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, रेपो रेट बढ़े हैं, वो महंगाई को काबू करने के लिए बहुत जरूरी थे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो सरकार के एफर्ट्स भी तो जिंदल जी पता लगने चाहिए ना, कि अगर हर तरफ से जनता की जेब फट रही है तो वहां पर उसको राहत कहां से मिलेगी? फिर उस तरफ के प्रयास कम से कम दिखने तो चाहिए ना। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। जहां तक सरकार की बात है, देखिए ये जो है, जहां तक रेपो रेट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाती है, जिसमें आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है। तो
आरबीआई के पास कौन से टूल है? पहले तो आरबीआई पे आते हैं, फिर सरकार पे आते हैं। ठीक है। आरबीआई के पास महंगाई कम करने का यही टूल है ठीक। कि लिक्विडिटी कम की जाए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, उससे लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट में पैसा कम होता है, डिमांड उससे जो है रिस्ट्रिक्ट होती है, जिससे इन्फ्लेशन कम होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं सरकार के ऊपर। हाँ। सरकार को क्या टूल इस्तेमाल करने चाहिए? सरकार को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉट का मानना है, जीएसटी के अंदर रिडक्शन करनी चाहिए। और जीएसटी के अंदर रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की तारीख में जीएसटी काउंसिल से मैं आपके प्लेटफॉर्म से डिमांड कर रहा हूँ। और जीएसटी काउंसिल महज सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी नहीं है। जीएसटी में बीजेपी की भी वोट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वोट्स हैं, स्टेट्स में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, रीजनल पार्टीज भी हैं। दुख की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि कुछ समय पहले ही, मैं आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मंथ, वो भी आपको बता दूंगा अभी, दैट वाज आई थिंक जुलाई, जीएसटी काउंसिल ने कुछ चीजों के रेट बढ़ाए, जिसमें खाने पीने के सामान की चीजें थी। मैंने उस समय भी उस निश्चय को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। और उसके लिए बीजेपी के साथ साथ जो पार्टी स्टेट्स में भी है, मैं उनको भी जो है सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में बीजेपी के साथ जो है स्टेट्स भी आ जाती है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। जीएसटी काउंसिल का वो डिसीजन मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर सीधा सीधा समझ लें तो सरकार कुछ कदम उठा सकती थी जो नहीं उठा पाई। देखिए, जीएसटी काउंसिल को कदम उठाना चाहिए था, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं। आज भी जीएसटी काउंसिल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ चीजों पे जीएसटी कम की जाए, बिकॉज हमें आम आदमी का, देश के गरीब भाई बहनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देश की इकोनॉमी के लिए आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति जो 20 लाख की गाड़ी में घूमता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है? वो मेरा भाई जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है मजदूरी करके। चंद्रेश जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चंद्रेश जी। जिंदल जी, मैं 2-3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने जैसे रूस यूक्रेन युद्ध की बात की, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो 2014 से लगातार रोजगार गिर रहे हैं और लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप रूस यूक्रेन युद्ध को इसके अंदर केवल मेंशन नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इकोनॉमी में आप यदि डेवलप कंट्री से भारत की तुलना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। कोविड काल में भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी, 84% परिवारों की आय में कमी हुई और भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई। जब अर्थव्यवस्था बंद है तो अरबपतियों की संख्या कहां से बढ़ गई? इस केमिस्ट्री को समझने की जरूरत है। कोविड काल में लाखों लोगों ने रोजगार गंवाए हैं, सिर्फ करेंसी की लिक्विडिटी कहां से होगी? के बाद चंद्रेश जी जवाब ले लेते हैं, समय कम है। चंद्रेश जी जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी अब जवाब ले लेते हैं, समय नहीं है ज्यादा। चंद्रेश जी जवाब ले लेते हैं, इतने सारे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जी चंद्रेश जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। इन्होंने सिर्फ डेवलप कंट्रीज की बात की, मैं डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज पे आता हूं। आज श्रीलंका की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ हमें पता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ हमें पता है, श्रीलंका की इकोनॉमी किस लेवल पे पहुंच गई थी। तो डेवलपिंग और अंडर, वो कह रहे हैं कि भारत में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ गई। मैं उस पे और दूसरा बात, जहां तक भारत में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ने की बात है और रिच पुअर गैप की बात है, बिल्कुल मानता हूं रिच पुअर गैप कंट्री के अंदर बढ़ रहा है और रिच पुअर गैप को हमें काटना चाहिए। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि गरीब आदमी, जो हमारे गरीब भाई बहन है, उनका इनकम लेवल बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत में बिलियनियर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भारत की पूंजी बढ़ती है। बट सबसे जरूरी है कि जो मेरा गरीब भाई है जो 500 रुपए कमाता है, उसकी क्या कमाई जो है। ठीक है वैभव जी, चलते चलते सिर्फ आपसे इतना जानना चाहेंगे कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इस तरह की भी बातें बहुत आई हैं। जनता को राहत, चाहे कुछ भी कह लें, कितनी सफाई दे लें, जनता को राहत कहीं से नहीं मिल रही है। आप चाहे जितने दावे करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि क्या स्थिति है। ये आने वाले समय में असर देखने को मिलेगा या महंगाई कम करने की बस सिर्फ इसी तरह से बात कही जाती रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसा है, हमारे पास 2 विकल्प हैं देश को चलाने के लिए। एक तो ये है कि हम सोशलिस्ट तरीके से देश को चला लें। सोशलिस्ट तरीके में क्या होता है कि रोटी कपड़ा मकान सरकार देती है, बिजली पानी मेडिकल खाना पीना सब कुछ सरकार देती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। तो उसके अंदर ये होता है, जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला की सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, वहाँ बर्बाद हो गया सब। वहाँ पे अभी बैठ के आप वेनेजुएला कभी जाएंगे ना, तो वहाँ पे लोग आपको सड़क पे मतलब आप कहना चाह रहे हैं प्रयास कर रही है सरकार, तो सबको समझना होगा इस चीज को, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो सरकार इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है भारत को। इसीलिए जब बाकी विदेश में, बाकी सब देशों में रिसेशन चल रहा है, भारत की इकोनॉमी ऊपर चल रही है। ठीक है, तो आप देखें इसको बहुत मायने से देखें।
हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल सरकार करी थोड़ा भरोसा रखें, जो चीज़ें चल रही हैं वो देश के हित में है और जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। इंतजार सभी को है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।